जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 17 जो कि व्रत है उसका ये दूसरा वीडियो है और आप देख रहे हैं जेएमजी कोचिंग क्लासेस में। और इसमें आप सीखेंगे बेहतरीन व्रत को, किस प्रकार से व्रत के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, व्रत में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब सारी चीज़ें अपन आज सीखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ प्रमेय है। पहली प्रमेय क्या है? किसी व्रत के केंद्र तथा इसकी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ें हम किस में देखेंगे? डायग्राम में देखेंगे, है ना? तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और उनको लिख लीजिए। किसी व्रत के केंद्र तथा इसकी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब एक कोई व्रत है जिसमें एक जीवा हो और अगर उसके मध्य बिंदु को क्या करें, उस पर लंब बनाए तो उसके केंद्र से होकर जाएगी वो। किसी व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो उनकी लंबाइयां भी क्या होंगी? परस्पर एक दूसरे में क्या होंगी? समान होगी। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक व्रत गुजरता है। मतलब अगर तीन कोई अलग अलग बिंदु हैं, अगर उन तीनों से अगर कोई व्रत गुजर रहा है तो केवल एक ही व्रत गुजर सकता है बस। इसके अलावा कोई दूसरा व्रत उस पर से गुजर नहीं सकता, केवल एक ही व्रत गुजर सकता है। किसी व्रत की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतम होती है। अगर ठीक है कि नहीं, अगर केंद्र से दूर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? कम होगी। और अगर केंद्र के पास में है तो उसकी लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है कि नहीं? तो क्या हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी व्रत की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा जो है ना, वो व्रत के केंद्र के पास में होगी और छोटी जीवा केंद्र से क्या होगी? दूर होगी, निकटतर होगी। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर आप देखोगे तो बड़ी जीवा पास में होगी और छोटी जीवा कहाँ होगी? दूर होगी। ठीक है कि नहीं? किसी व्रत की दो असमान जीवाओं में से जो जीवा व्रत के निकटतर होती है वह जीवा क्या होती है? बड़ी होती है। किसी व्रत की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से क्या होती है? निकटतर होती है। मतलब बड़ी जीवा जो होगी पास में होगी, छोटी जीवा कहाँ होगी? दूर होगी। तो छोटी जीवा की अपेक्षा जो बड़ी जीवा है वो व्रत के कैसे होगी? केंद्र के पास में होगी। अगर किसी व्रत की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष व्रतखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। अब हम देखते हैं डायग्राम में चारों चीजें क्या क्या हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम उन्हीं चीजों को देखते हैं डायग्राम में। किसी व्रत के केंद्र तथा इसकी जीवा के मध्य बिंदु, मतलब व्रत का केंद्र ये है, इसकी जीवा ये है जिसका नाम हम दे सकते हैं ए बी। ठीक है, हमने ए बी इसका नाम दे दिया। अगर इसके मध्य बिंदु से केंद्र को हम मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा या ए बी पर क्या होगा? लंब होगा। इसका नाम दे देते हैं ओ सी। ओ सी जो लंब होगा किस पे? ए बी पर। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद अगर देखें किसी व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अगर ये जीवा है और एक और ये जीवा है और दोनों की लेंथ क्या है? बराबर है, तो ये जो केंद्र है इससे यहाँ तक की लंबाई और यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? ऑलवेज इक्वल होगी। ठीक है कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब उनकी दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी केंद्र से, है ना? अगर इनकी लंबाइयाँ, जीवा की लंबाइयाँ बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी भी दोनों की आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है कि नहीं? इसके बाद चलते हैं हम क्या, किसी व्रत की दो जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हैं, परस्पर समान दूरी पर हैं। ठीक है कि अगर इन दोनों की दूरी अगर क्या है? दूरी अगर बराबर है, ठीक है कि नहीं, तो जीवाएं कैसी होंगी? ये जीवा और ये जीवा ए बी क्या होगी? सी डी के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। तीन असंरेख बिंदु, मतलब कोई अपन बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया और तीन बिंदु हो गया। ये तीनों एक रेखा में नहीं है तो इनसे केवल एक ही व्रत गुजर सकता है। इन अगर कोई हम चौथा बिंदु हम ले या कोई चौथा बिंदु अगर ले जिससे भी ये व्रत गुजरे तो केवल एक ही व्रत गुजर सकता है। अगर हम इस बिंदु को अगर और देखें तो इससे कोई दूसरा बिंदु व्रत गुजर सकता है क्या? तो इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला अब कोई व्रत और दूसरा नहीं हो सकता। केवल क्या है? एक ही व्रत गुजरेगा जो बिंदु ए बी सी है, इनसे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही व्रत गुजर सकता है। किसी व्रत की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा जो होती है, अब देखें आप यहीं पे बना देते, एक जीवा ये है ना, और एक जीवा ये है। ठीक है, अब आपको देखने से लग रहा होगा बड़ी कौन सी है, तो ये जो इसका नाम दे दिया हम ए बी दे देते हैं ना, और ये क्या हो गई? सी डी हो गई।
तो आप देख रहे होंगे कि ए बी और सी डी में क्या है, ए बी जो है वो बड़ी है जीवा, ठीक है कि नहीं। तो ये केंद्र से क्या है, पास में है ना, केंद्र से पास होगी, जो बड़ी होगी वो केंद्र के पास, और जो केंद्र से दूर होगी वो क्या होगी, छोटी जीवा होगी, ठीक है कि नहीं, है ना। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जीवा केंद्र के निकटतर होगी वह बड़ी होगी। यही देखा हमने कि जो केंद्र के पास में जो जीवा है वो बड़ी होगी, क्योंकि केंद्र से व्यास गुजरता है ना, और व्यास की लंबाई, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास ही होती है, ठीक है कि नहीं। और व्यास जो रहता है केंद्र से गुजरता है, मतलब केंद्र के पास में जितने पास जो जीवाएं रहेंगी उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा रहेंगी, और जितनी दूर रहेंगी, अगर यहाँ की बात करें तो केंद्र से बहुत दूरी है, तो यहाँ पर क्या है, जीवा छोटी होगी, केंद्र के पास में कैसी होगी, बड़ी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई वृत्त है ना, क्या है, एक कोई वृत्त है, वृत्त में कोई चाप है जिसका नाम दे देते ए बी, है ना, ए बी क्या है, चाप है। तो ए बी चाप से केंद्र पर कोई कोण बन रहा है, ठीक है कि नहीं, ये क्या बन गया, केंद्र से कोण बन गया, ठीक है कि नहीं। और अगर यहाँ पर एक कोण और बनता है वृत्त पर कहीं भी, है ना, वृत्त खंड पे, ठीक है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर कोई एक और कोण बन रहा है तो ये वाला कोण क्या रहेगा, ये 2x रहेगा, और ये कितना रहेगा, हाफ रहेगा। मतलब केंद्र पे बनने वाला कोण कितना रहेगा, डबल रहेगा, है ना। और जो वृत्तखंड पे बनेगा, ठीक है कि नहीं, वृत्त की परिधि पर कहीं भी बनता है वो क्या रहेगा, इस कोण का आधा रहेगा, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे हम देखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण, दो कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक वृत्तखंड अपन ने बनाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है कि नहीं, है ना। अब इसका वृत्तखंड आप, ये क्या है, चाप है, ठीक है कि नहीं, तो ये अपना है लघु चाप, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब देखो जरा, एक कोण यहाँ से अपन ने यहाँ बना दिया, ठीक है कि नहीं, किससे बनाया, ए बी से बना दिया, एक कोण कहाँ पर, यहाँ पर ओ, ठीक है कि नहीं। और इसी ए बी से अगर हम कहीं पर भी एक और दूसरा कोण बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया पी बनाया, तो ओ और पी आपस में क्या होंगे, ओ और पी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, ठीक है कि नहीं, है ना। और इनका मान जो रहेगा वो दोनों आपस में क्या रहेगा, अगर ये वाला x आया तो ये भी कितना आएगा, x आएगा, ठीक है कि नहीं। किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है कि नहीं। अब आप देखो ये अपना क्या है, वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में क्या है, अपन ने बनाया इसको अर्धवृत्त बनाया, ठीक है कि नहीं। अब अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बनाओ, यहाँ कोण बने, ठीक है कि नहीं, या फिर यहाँ कोण बने, या फिर यहाँ कोण बने, कहीं भी कोण बनेगा तो कितने अंश का बनेगा, समकोण बनेगा, मतलब 90 अंश का ही कोण बनेगा। अगर नीचे भी बन रहा है, यानी अर्धवृत्त का कोण कैसा रहता है, समकोण रहता है, यानी 90 अंश का ही कोण बनता है अर्धवृत्त से। किसी वृत्त की लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब अपन ये देखेंगे डायग्राम में, ठीक है, तो इसके लिए अपन बनाएंगे डायग्राम। तो इसका डायग्राम क्या रहेगा, ये अपन ने क्या बनाया, एक और डायग्राम बना लिया, है ना। अब क्या बोल रहा है, ये किसी वृत्त में लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण, मतलब ये लघु चाप है, ठीक है कि नहीं। और अगर यहाँ पे कहीं कोण बन रहा है तो ये 90 डिग्री से क्या रहेगा, बिलो रहेगा, ठीक है कि नहीं। और अगर दीर्घ चाप द्वारा बना कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब देखो दीर्घ चाप अपन बनाए इसमें, ठीक है कि नहीं, तो दीर्घ चाप अपनी क्या है, ये दीर्घ चाप है। और अगर यहाँ पर कोई कोण बने, ठीक है, यहाँ पर ये कोण बना, ठीक है कि नहीं, या इसको ऐसा भी कर सकते, तो इधर का कोण जो रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक कोण रहेगा, इधर का कोण कौन सा रहेगा, न्यून कोण, ये 90 से कम रहेगा, और ये 90 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है कि नहीं, है ना। 90 मतलब ज़्यादा रहेगा, इस एंगल की वैल्यू 90 ज़्यादा है, 90 से कम रहेगा, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या रहेगा, 90 से क्या रहेगा, ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है कि नहीं, है ना। और चलते हैं आगे, अगर हम देखें तो एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो तो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, और अगर दो कोणों का योग आमने सामने के सम्मुख कोण है उनका योग अगर 180 अंश हो जाता है तो वो चतुर्भुज जो रहेगा वो चक्रीय चतुर्भुज रहेगा। प्रत्येक चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है और वो समांतर है, ठीक है कि नहीं, चक्रीय चतुर्भुज है और समांतर है, तो हम उसको किसकी श्रेणी में रखेंगे, आयत की श्रेणी में। ऑलवेज क्या रहेगा, वो आयत रहेगा।
यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना ब्रह्मकोण इसके अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। जी हाँ, देखिए जैसे हमारा ये क्या है, वृत्त है, और इसमें हमने क्या बनाया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ठीक है कि नहीं, और इसकी एक भुजा को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम क्या, ए बी सी डी, और इसका नाम दे दिया क्या, ई। तो अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना ब्रह्मकोण, मतलब ये वाला कोण जो रहेगा, ठीक है कि नहीं, ये वाला ब्रह्मकोण क्या है, इसके अभिमुख अंतः कोण के बराबर होगा। मतलब कौन सा है, तो इसके अभिमुख अंतः कोण कौन सा है, ये वाला है। ठीक है कि नहीं, कौन सा है, ये वाला है ना, एंगल जो अपना बी है। तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, जैसे ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, 1 2 3 तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो अंतःवृत्त कहते हैं उसको। ठीक है कि नहीं, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र या इनसर्कल कहते हैं। मतलब ये जो वृत्त है इसका केंद्र जो रहेगा इसको ही बोलेंगे क्या, इन सेंटर। ठीक है कि नहीं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब जैसे देखें ये वृत्त है, क्या है, वृत्त, तो अगर हम इसकी बात करें क्या है, ए बी की, तो ए बी इस वृत्त पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और ये जो बिंदु डी है ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो अगर स्पर्श बिंदु से हम क्या करें, केंद्र को हम मिला दें तो ये जो है 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब स्पर्श रेखा जो है वो केंद्र पर क्या होती है ना, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। केंद्र से मिला दें उसको तो क्या बनेगा, वो लंब बनेगा। ठीक है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाए तो क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ए बी जो है डी ओ जो है ना, ए बी पर क्या है, लंब है। ठीक है कि नहीं, और ए बी लंब होगी किस पे, डी ओ पे। ठीक है कि नहीं, सेम बात है, त्रिज्या पर लंब होती है और त्रिज्या क्या है, डी ओ है ना। मतलब ए बी जो है वो त्रिज्या पे भी लंब है और ए बी पर जो है वो त्रिज्या भी लंब है। ठीक है कि नहीं, दोनों चीज़ें आपस में क्या है, लंब है एक दूसरे पर। वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है, ठीक है कि नहीं, तथा त्रिज्या पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है, मतलब त्रिज्या है ये है, इसके अंतिम सिरे से होकर जो भी रेखा जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब ये ओ डी जो है त्रिज्या है, डी जो है त्रिज्या का अंतिम बिंदु है, इससे ए बी जा रही है, तो ये क्या होगी, ए बी जो होगी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है कि नहीं। और अगर देखें हम, किसी ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये जो है ए बी स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा क्या है, ए सी है। स्पर्श बिंदु इधर एफ है, इधर क्या है, डी है। ठीक है कि नहीं, तो आप देखोगे ये बिंदु ए है, इससे ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई ए सी। तो ए से लगा के एफ तक की जो दूरी है, ए से लगा के एफ तक की, यहाँ तक की, ठीक है कि नहीं, वो ए डी के क्या होगी, बराबर होगी। ए डी बराबर होगी किसके, ए एफ के। यानी स्पर्श रेखा से अगर कोई बिंदु है ना, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ब्राह बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है कि नहीं। अगर दो स्पर्श रेखा है तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है कि नहीं। अब एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों की लंबाइयाँ क्या होगी, बराबर हो गई। यदि देखेंगे एक वृत्त है, ठीक है कि नहीं, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है ए पी और एक स्पर्श रेखा है क्या, बी पी। तो आप देखेंगे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पी ए जो रहती है वो पी बी के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये वाली स्पर्श रेखा जो है वो इस स्पर्श रेखा के क्या होगी, ऑलवेज बराबर होगी। ठीक है कि नहीं। यदि पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड हो तो ए बी और बी पी का जो गुणनखंड है वो पी टी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है कि नहीं। इसको हम देखते हैं डायग्राम में, किस में देखेंगे, डायग्राम में। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक कोई स्पर्श बिंदु है, ठीक है कि नहीं, तो स्पर्श बिंदु का नाम क्या है, टी है। यहाँ पर क्या है, कोई बाहर बिंदु है जिस पर दोनों रेखाएं क्या होगी, ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों जाके मिलती हैं, उसका नाम क्या है, पी है। ठीक है।
ये वृत्त का क्या है, केंद्र है O। यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे हम, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये क्या है ना, इसका नाम हम दे सकते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। तो AB जो है वो क्या है, जीवा है, तो ये जीवा पे लंब है, तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात क्या है, अगर हम इसको O और T को मिलाएं, ठीक है कि नहीं, किसको मिलाएं, तो OT जो है वो क्या है, वो त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। तो इसमें क्या होगा कि आप ये जो है PA क्या है, क्या क्या हुआ, जैसे PA को क्या किया, PV के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर के इक्वल में हो जाएगा। बस सीधा सिंपल है कि ये जो रेखा है, ठीक है कि नहीं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, किसका, AP और BP का, तो वो PT स्क्वायर मतलब ये जो रेखा है, स्पर्श रेखा, इसके स्क्वायर के इक्वल में हो जाती है, ठीक है ना। और अगर ऐसे भी आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक जीवा दो खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल दूसरे के दो खंडों से बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखो हमारा ये क्या है, वृत्त है, ठीक है कि नहीं, वृत्त पर एक जीवा हो गई AB, एक जीवा हो गई क्या, CD। ये दोनों आपस में P पर क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप AB है ना, ये AB जो है और ये AB जो है वो दो भागों में बटी हुई, एक तो हो गया AP और एक हो गया BP। तो AP और BP से जो एक क्या बनेगा, आयत बनेगा या एक कोई चतुर्भुज बनता है ना। जैसे अपन बना दे क्या, ये अपन ने बना दिया क्या, एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है कि नहीं। मतलब ये थी AP की लंबाई, उतनी ही ये एक और AP की लंबाई हो गई, और यहाँ तक क्या है, ये जो है ये BP की लंबाई के बराबर है ना। तो ये किसके बराबर है, BP, ये BP की लंबाई हो गई, ये भी BP की लंबाई हो गई, ये AP की लंबाई हो गई, और ये भी क्या हो गई, AP की लंबाई। तो इससे एक आयत बन जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो ये जो रेखा है कौन सी, CP है ना, और क्या है DP, इससे एक आयत बनेगा। तो बना लो इससे भी आयत। तो ये क्या है, CP की लंबाई हो गई, नीचे भी CP की लंबाई के बराबर एक और लंबाई होगी, और इधर क्या हो गई, DP की लंबाई होगी, इससे भी एक आयत बना। तो ये वाला आयत जो है इस आयत के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही अगर देखें, ये अंततः जब प्रतिच्छेद बिंदु अंदर हो, ठीक है कि नहीं, वृत्त के अंदर हो तब की बात है। लेकिन अगर प्रतिच्छेद बिंदु बाहर की तरफ है तो क्या करेंगे,